नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 7 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार रिकी केज जी हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इनका नाम रिकी केज जी जो हैं, यह एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें दोस्तों कब कब ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? 2015 में, 2022 में और 2023 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखें दोस्तों, इस बार 2023 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया गया? तो डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए। 2023 में दोस्तों इन्हें डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। यह जो एल्बम इनका है दोस्तों किस पर आधारित है? तो यह एल्बम दोस्तों इनका पर्यावरण पर आधारित है, पर्यावरण पर। ध्यान रखें दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार जो हैं या ग्रैमी अवार्ड यह कहाँ दिए जाते हैं? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में दोस्तों ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो पंडित रविशंकर दोस्तों जो सितार वादक हैं, यह पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों पहली भारतीय महिला हैं तन्वी शाह। नाम ध्यान रखें दोस्तों, तन्वी शाह पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि नामांकन पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आशा भोसले। यह दोस्तों नामांकन पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ध्यान रखें दोस्तों, नामांकन पाने वाली पहली भारतीय महिला आशा भोसले। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि इनका जो है नाम तो ग्रैमी अवार्ड लिस्ट में डाला गया लेकिन इन्हें अवार्ड मिला नहीं। और जो पहली भारतीय दोस्तों महिला जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है उनका नाम है तन्वी शाह। ध्यान रखें दोस्तों, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड की बात दोस्तों की जाए तो ग्रैमी अवार्ड प्रारंभ कब से हुए? तो 1959 से दोस्तों दिए जाने प्रारंभ किए गए। और 2023 में दोस्तों इस बार इसका 65वां संस्करण है या 65वां क्रम है। ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? ध्यान रखें दोस्तों, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तो भूपेंद्र यादव जी ने। ये दोस्तों वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने दोस्तों आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान जो है इसका प्रारंभ किया है। पूछा जाए दोस्तों आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो सबसे विश्व में एक कन्वेंशन हुआ है, रामसर कन्वेंशन, यह दोस्तों कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को दोस्तों रामसर ईरान में दोस्तों ये रामसर स्थल जो है, रामसर कन्वेंशन दोस्तों जो हुआ है यह रामसर स्थान पर हुआ, रामसर स्थान पर हुआ। और यह रामसर स्थान जो है वह कहाँ है? तो ईरान में। इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी रामसर कन्वेंशन भी रख दिया गया। और कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को दोस्तों यह रामसर कन्वेंशन हुआ। और लागू कब से या प्रभावी कब से हुआ? तो 1975 से। 1975 से दोस्तों यह प्रभावी हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। ध्यान रखें दोस्तों, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ, प्रभावी हुआ 1975 को और भारत इसमें 1982 को शामिल हुआ। आगे देखिएगा, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए मिशन सहभागिता कहाँ लॉन्च किया गया? तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए दोस्तों मिशन सहभागिता जो है वह गोवा में लॉन्च किया गया। और गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत जी जो हैं वह गोवा के सीएम हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2023 की थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। ध्यान रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम जरूर आप लोग ध्यान रखें कि 2023 की थीम क्या है। तो वेटलैंड रिस्टोरेशन दोस्तों इसका इसकी थीम है। इस बार दोस्तों अगर आर्द्रभूमि संरक्षण की बात की जाए तो आपको पता होगा जो बजट 2023-24 आया है, बजट 2023-24, इसमें दोस्तों जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष के लिए दोस्तों एक योजना प्रारंभ की गई है। 3 वर्ष के लिए क्या इसका दोस्तों योजना का नाम क्या है? तो ध्यान रखें, अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना, धरोहर योजना।
ये दोस्तों जो है बजट में इस बार ये दोस्तों योजना बताई गई है कि 3 वर्ष के लिए अमृत धरोहर योजना जो है यह आद्य भूमि संरक्षण के लिए चलाई जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी आद्य भूमि हैं दोस्तों, वेटलैंड कितने हैं, तो 75। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, तुलिका रानी जो हैं इन्हें किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा दोस्तों तुलिका रानी जी को जो राज्य का G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। G20 की दोस्तों इस बार बैठक जो है आपको पता होगा भारत में हो रही है, और उत्तर प्रदेश की दोस्तों 5 शहरों में इसकी जो बैठक है वह आयोजित की जाएगी। कौन कौन से 5 शहर हैं? आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी। इन 5 शहरों में दोस्तों G20 की बैठक जो है आयोजित की जाएगी। और तुलिका रानी की बात की जाए तो दोस्तों ये पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं और पर्वतारोही भी हैं। ध्यान रखें दोस्तों, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं और पर्वतारोही भी हैं। इन्होंने दोस्तों माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो और एल्ब्रुज को फतेह किया। ध्यान रखें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो और एल्ब्रुज को फतेह किया है। तो तुलिका रानी को दोस्तों किस राज्य ने G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? उत्तर प्रदेश ने। G20 की दोस्तों 2023 में बैठक कहाँ होगी? तो भारत में होगी। और बात की जाए G20 के दोस्तों शेरपा, इस बार भारत के शेरपा कौन बनाए गए हैं? तो शेरपा हैं दोस्तों अमिताभ कांत। अमिताभ कांत दोस्तों, अमिताभ कांत दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एससीओ की 2023 में बैठक कहाँ होगी? तो दोस्तों एससीओ की जो शंघाई सहयोग संगठन है इसकी बैठक 2023 में दोस्तों भारत में होनी है। ये दोस्तों ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एससीओ की 2023 में बैठक कहाँ होगी? भारत में होगी। और 2022 में दोस्तों कहाँ बैठक हुई? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। अगला है दोस्तों देखिएगा, G20 की मैंने बताया 2023 में बैठक जो है कहाँ होगी? भारत में होगी। और 2022 में बैठक कहाँ हुई? तो बाली इंडोनेशिया में दोस्तों 2022 में बैठक हुई है। और दोस्तों भारत में जो इंटरपोल है, इंटरपोल, इसकी बैठक भी दोस्तों इस बार भारत में ही हुई है। तो तीनों पॉइंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें। इंटरपोल की 2022 में बैठक कहाँ हुई? भारत में हुई। और एससीओ की 2023 में बैठक ये भी भारत में हुई। G20 की बैठक 2023 में या भी दोस्तों भारत में होनी है। एससीओ की दोस्तों अगर पूछी जाए कि पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया? पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया? तो वाराणसी को। ध्यान रखिए दोस्तों, वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होगा, जो वीज़ा है इसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो इस दोस्तों जो VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया, इसका उद्देश्य है कि वीज़ा के लिए दिल्ली ना जाना पड़े और लखनऊ में ही सुविधा उपलब्ध हो सके, या दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यह जो सेंटर है कहाँ खोला गया? तो लखनऊ में खोला गया है। अगला है प्रश्न, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई। आपसे पूछा जाए कि कुश्ती को, जो कुश्ती है दोस्तों, इसको किस राज्य द्वारा गोद लिया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा दोस्तों कुश्ती खेल को गोद लिया गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला दोस्तों फर्स्ट वाटर डेटा बैंक, इसका नाम क्या है? एक्वेरियम, कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। फर्स्ट वाटर डेटा बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। अगला है प्रश्न, डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो दीपा कर्माकर हैं यह जिम्नास्ट हैं, और दोस्तों हाल ही में डोप टेस्ट में ये फेल हो गई। आपको पता होगा जो रियो ओलंपिक हुआ है इसमें भाग लेने वाली तथा चौथी रैंक हासिल करने वाली
पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, इसमें भाग लेने वाली और चौथी रैंक जो है हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थीं। और अभी दोस्तों धाविका जो थी द्युति चंद, ये भी दोस्तों डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये भी दोस्तों ध्यान रखें कि जो धाविका द्युति चंद हैं ये भी डोप टेस्ट में फेल हो गई, और जो दीपा कर्माकर हैं यह भी दोस्तों डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। आगे देखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। पीटी ऊषा दोस्तों, इनका उपनाम क्या है, तो उड़न परी। उड़न परी यह इनका दोस्तों उपनाम है। और क्या दोस्तों नाम है, तो पयोली एक्सप्रेस। पयोली एक्सप्रेस इनका दोस्तों उपनाम है। अगला है दोस्तों प्रश्न, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जो दोस्तों वाडा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में। तो ध्यान रखें दोस्तों, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और स्थापना 1999 में की गई थी। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो 2005 में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 इस बार दोस्तों कौन से क्रम की ये आइस हॉकी थी, तो 12वें क्रम की दोस्तों थी, या 12वां इसका संस्करण था। आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन किया गया लेह लद्दाख में। और विजेता दोस्तों इस बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता कौन सी टीम रही, तो आईटीबीपी जो दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, यह इस बार दोस्तों 2023 में विजेता रही। ध्यान रखिए दोस्तों, आयोजन कहाँ हुआ, लेह लद्दाख में, और विजेता रहा दोस्तों आईटीबीपी। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ दोस्तों, आयोजन कहाँ हुआ, भारत में, और भारत के भी दोस्तों उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया गया। और इसका क्रम कौन सा था, तो 15वां क्रम था। जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ दोस्तों, कौन से क्रम का था, तो 15वें क्रम का था। आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ। और विजेता कौन रहा, तो जर्मनी दोस्तों, जर्मनी जो है यह विजेता रहा। और उप विजेता रहा बेल्जियम। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आयोजन भारत में हुआ, क्रम 15वां था, विजेता जर्मनी रहा और उप विजेता बेल्जियम रहा। संतोष ट्रॉफी की बात की जाए तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का क्रम कौन सा था, 75वां क्रम था। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल की दोस्तों ट्रॉफी है। आयोजन कहाँ हुआ, केरल में हुआ, और विजेता भी दोस्तों केरल ही रहा। ध्यान रखिए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इस बार दोस्तों 75वें क्रम की हुई, आयोजन केरल में हुआ और विजेता भी दोस्तों केरल ही रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो राष्ट्रीय जो नाट्य विद्यालय है इसके द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो दोस्तों 14 फरवरी से प्रारंभ होगा और भारत के 10 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन से क्रम का था, तो यह भी दोस्तों 22वें क्रम का था। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ यह कौन से क्रम का था, 32वें क्रम का था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ यह कौन से क्रम का था, तो 22वां। अभी ऊपर दोस्तों मैंने बताया जो हॉकी वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप यह कौन से क्रम का था, 15वें क्रम का। और ये दोस्तों भारत रंग महोत्सव 2023 यह कौन से क्रम का है, 22वें क्रम का। अभी दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, राष्ट्रीय खेल गुजरात में दोस्तों हुए हैं, यह कौन से क्रम के थे, तो 36वें क्रम के। ये दोस्तों पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आपसे इसके बारे में ही पूछा जा सकता है कि कौन से क्रम का आयोजन किया गया है इस बार। तो इनका दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। राष्ट्रमंडल खेल 2022 22वें क्रम का है। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ वह 32वें क्रम का था। फीफा वर्ल्ड कप 22वें क्रम का है। हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ भारत में वह 15वें क्रम का था। राष्ट्रीय खेल इस बार जो गुजरात में आयोजित हुए वह 36वें क्रम के थे। तो ध्यान रखें दोस्तों, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव जो है दोस्तों किस राज्य का उत्सव है, तो थाईपुसम दोस्तों उत्सव तमिलनाडु का है। और किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो तमिल जो समुदाय है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु का उत्सव है और तमिल समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि पोंगल त्यौहार यह किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। दोस्तों ध्यान रखें, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। अगर अट्टुकल पोंगल पूछा जाए, अट्टुकल पोंगल यह दोस्तों है केरल का। ध्यान रखिए दोस्तों,
बोनालू जो महोत्सव है यह कहाँ आयोजित होता है, तो तेलंगाना में दोस्तों। बथुकम्मा फेस्टिवल यह भी दोस्तों तेलंगाना का उत्सव है। तो ध्यान रखें दोस्तों, थाईपुसम जो उत्सव है यह तमिलनाडु का है, पोंगल तमिलनाडु का है, और बोनालू तेलंगाना का है, बथुकम्मा तेलंगाना का है। ध्यान रखें। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न हमारा है, देखिएगा। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में दोस्तों 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। दोस्तों ध्यान रखें, जो तुर्की और सीरिया है यहाँ पर दोस्तों भयंकर ये दोस्तों भूकंप आया है, और इसकी तीव्रता क्या है, तो 7.8 इसकी दोस्तों तीव्रता है। आपसे पूछा जाए कि भूकंप की जो दोस्तों ये तीव्रता मापी जाती है वह किस पर मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर दोस्तों इसकी तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों ध्यान रखें। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।